हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस समय वर्ल्ड पीसीओएस मंथ चल रहा है। पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में पीसीओएस का हुआ है, क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए। चलिए आज हम लोग इस डिस्कशन में पीसीओएस के बारे में बात करें। मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृ हॉस्पिटल बड़ौदा से। कैसे हैं सपना आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी हूँ मैं। पीसीओडी के बारे में जब हम लोग बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? क्या है पीसीओएस? पेशेंट्स क्या बोलते हैं? जी। पीसीओएस मंथ चल रहा है और इस टॉपिक को हमने स्पेशली चूज़ करा है। और जब ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और पहला सवाल उनका यही होता है कि मैडम क्या मुझे पीसीओएस है? और ये पीसीओएस और पीसीओडी ये क्या होता है? तो पीसीओ मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरीज और पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हालांकि ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, पीसीओ ओवरीज जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और उसके साथ में जो क्लिनिकल और हार्मोनल प्रेजेंटेशन होता है उसी को बता रहे हैं। इसलिए इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। और पीसीओडी क्या होता है, उससे रिलेटेड ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है बॉडी का। मोस्टली जो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स होती है, यंगर फीमेल्स होती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब 20 से 35 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा देखने में आता है। और एक कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम जैसा हम बोलते हैं इसको। कोई एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट पे हम इसको डायग्नोज नहीं करते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग जिसमें हम सोनोग्राफी को साथ में रखते हैं। पेशेंट का जो महिला है उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके क्लिनिकल फीचर्स कैसे हैं, उसके पीरियड्स कैसे हैं, जैसे आप आगे क्वेश्चन में हम अब डिस्कस करने ही वाले। बट एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, रिप्रोडक्टिव फीमेल्स में होता है और ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है बेसिकली, जिसके बारे में हम आपको और आगे बताते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीओएस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट माने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, मेडिसिन्स, उसका फीमेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, छोटी बच्चियों में, बड़ी फीमेल्स में और एल्डरली फीमेल्स में, और आगे जाके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनके फर्टिलिटी पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। हो सकता है ये वीडियो हम लोग 2 पार्ट में करें, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें। तो सबसे पहले पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब पेशेंट आपके सामने क्या लेके आता है पीसीओएस? खास तौर से क्या होता है कि जब भी फीमेल्स में पीरियड्स, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सबसे पहले किसी को यही रहता है कि मेरे पीरियड्स पहले इरेगुलर थे और अब रेगुलर थे और अब इरेगुलर हो गए। रेगुलर और इरेगुलर शब्द को भी मैं थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगी कि नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मासिक की साइकिल होती है सबकी अलग अलग होती है। किसी की 28 दिन की भी नॉर्मल होती है, 25 दिन की भी नॉर्मल हो सकती है और किसी की 32 दिन की साइकिल भी नॉर्मल होती है। लेकिन जब ये पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं कि लाइक 35-40 दिन तक भी उनको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो कभी कभी तो 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं फीमेल्स में कि उनको पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते, वजन बढ़ने लग जाता है बहुत ज़्यादा। कई बार ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इस तरह से दिखाई देने लगते हैं कि जो फेस है मुहासे उन पे होने लग जाते हैं, पिंपल्स होने लग जाते हैं, पेट के भाग पे और शरीर के बहुत सारी जगहों पे अनचाहे बाल आने लग जाते हैं जो नॉर्मली आदमी लोगों में होते हैं लेकिन फीमेल्स में उस जगह पे आने लग जाते हैं। लेकिन जैसे दाढ़ी के बाल आने लग जाते हैं, ब्रेस्ट पे बाल आने लग जाते हैं, पाँव में या पेट पे ज़्यादा बाल होते हैं और बालों का जो टेक्सचर होता है वो भी एकदम कोर्स पैटर्न का होता है, मेल पैटर्न ऑफ हेयर आने लग जाता है। और कुछ लोग जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं या वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के साथ ही हम उस बात पे पहुंचते हैं कि शायद आपको पीसीओ है। मतलब पीसीओएस बेसिकली जो सिंड्रोम होता है वो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स ऑफ एंड्रोजन एक्सेस। एंड्रोजन एक पुरुषों का हार्मोन होता है। जब एक फीमेल में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो उसके कारण जो भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे मेल्स में मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, उसको एलोपेशिया बोलते हैं। ऐसा कुछ फीमेल्स में होने लगता है। मेल्स में यहाँ पर बाल आते हैं, यहाँ पर बाल आते हैं, छाती पे बाल आते हैं, जांघ के नीचे, जांघ की साइड में बाल आते हैं, वो उसको हर्स्यूटिज्म बोलते हैं। तो ये जो हम लोगों को, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसको बोलते थे, हम लोगों को सिखाया जाता था कि बियर्डेड फैट लेडी, या तो लेडी ओबीज होगी या फिर उसको अनचाही जगह पे बाल होंगे और इरेगुलर मेंसेस होंगे। ये इसका टिपिकल ट्रायड होता है। अच्छा, पीसीओएस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर उसका हमने सही टाइम पे डायग्नोसिस, सही टाइम पे मैनेजमेंट नहीं किया तो आगे जाके फीमेल्स को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे आपने बताया, क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका एक करेक्ट टाइम पे डायग्नोसिस हो और महिला को पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी में ये फैक्टर है। क्योंकि नॉर्मली भी हमको रेगुलरली भी हेल्दी खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, बट जिसको पीसीओ है
उसको पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अपने करने पड़ेंगे और ये बहुत परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट तरीके से 365 दिन उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जैसे हो सकते हैं कि जिनको लेडीज़ को सबसे पहले पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है, या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, आते हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए वो चलते हैं, लंबे लंबे उनका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हैवी फ्लो भी रह सकता है, कम फ्लो भी रह सकता है। तो पहली प्रॉब्लम तो पीरियड्स में आती है। दूसरी चीज़ है कि उनका ओबेसिटी बढ़ने लग जाता है, वज़न बढ़ने लग जाता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, और वज़न बढ़ता है, ओबेसिटी होगा, तो ओबेसिटी से जो रिलेटेड आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस है कि उनके कोलेस्ट्रॉल मतलब उनके लिपिड लेवल्स जो एबनॉर्मल लिपिड्स है, बैड कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ने लग जाता है। और इसमें हमको ये नहीं सोचने का है कि बैड कोलेस्ट्रॉल केवल 40 या 50 साल की उम्र के बाद ही बढ़ेगा। ये तो यंग फीमेल्स अगर ओबीस है तो उनमें भी बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा उनको है ना हार्ट प्रॉब्लम्स है, कार्डियक प्रॉब्लम्स जो हम बोलते हैं, भविष्य में डायबिटीज़ है, और बहुत 40+ फीमेल्स में एंडोमेट्रियल कैंसर, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो भविष्य में उनको आगे अपनी लाइफ में हो सकती है। पीसीओएस को हम लोग रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव जैसे सपना ने बोला, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी और ये सब चीज़ें, और मेटाबॉलिक मतलब हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म पे हो सकती हैं। इसलिए खाली पीसीओएस का फीमेल से रिलेटेड नहीं है, उनके आगे जाके लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे करता है। कॉमन सिम्टम जिसके लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एक है पीरियड्स की प्रॉब्लम और दूसरा है प्रेगनेंसी कंसीव ना करना। ये टाइम पे ही सबसे ज़्यादा उनके डायग्नोसिस होता है कि उनमें, क्योंकि मोस्टली ये प्रॉब्लम सब में है लेकिन वो अनडायग्नोज रह जाती है। कितना कॉमन है आपकी ओपीडी में, आपकी प्रैक्टिस में पीसीओएस के पेशेंट्स? 10-12 महिलाओं में से एक महिला, आई थिंक 10 to 12% ओवरऑल हमारा इंसिडेंस है, और मतलब 100 में से 10 से 12 महिलाओं में ये देखने में आएगा। मतलब जो हमने हमारी प्रैक्टिस में देखा है, एडोलेसेंट फीमेल, स्कूल गोइंग गर्ल्स और प्री 18 साल से कम फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है पीसीओएस के सिम्टम्स थोड़े से मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड थोड़े से कम होते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को कि पीसीओएस का हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे हमको पता चले? मेरे को तो ओपीडी में पेशेंट्स आके बोलते हैं सर मेरे को पीसीओडी है, कैसे डायग्नोसिस करेंगे हम? आजकल तो सब लोग ऐसे ही आते हैं, वो कोई सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स उन्होंने बाहर कराई हुई होती है, और वो रिपोर्ट लेके आते हैं कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और मैडम क्या मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गए और ये क्या होता है, और बहुत सारे घबराहट के साथ वो हमारी ओपीडी में आते हैं। तो पीसीओए पर से ऐसा नहीं है कि सोनोग्राफी से हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। हमको पेशेंट को पूरा क्लिनिकल पिक्चर, उनका प्रेजेंटेशन और उनको क्या तकलीफ हो रही है, सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो इसमें 1 by 1 जैसे हम अभी इतनी देर से बात कर ही रहे हैं कि इरेगुलर पीरियड्स है, वज़न बढ़ रहा है, कील मुहासे हो रहे हैं, डार्कनिंग ऑफ द स्किन, ये भी कई बार गर्दन की जो जगह होती है, स्किन अलग अलग जगह से बहुत डार्कन सी हो जाती है, ये सभी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से रहता है। हिर्सुटिज्म जैसे हमने बताया, अनचाहे बाल हो गए, एक्नी, कील मुहासे हो गए, वज़न मतलब मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये सिम्टम्स को हमने उनकी हिस्ट्री ली, उनसे पूछा उनकी पीरियड्स की साइकिल कैसी है, अपनी हमने फाइल में ये सब चीज़ें जॉट डाउन करी। अगर हम सोनोग्राफी करते हैं तो जब सोनोग्राफी में हम देखते हैं तो उनकी जो ओवरीज होती है, ओवरी मतलब अंडाशय जहाँ से अंडा बनता है और अंडा छूटता है, तो जो ओवरीज होती है नॉर्मल फीमेल्स की कंपैरिजन में वो ज़्यादा बड़ी एनलार्ज्ड होती हैं, और उनमें जो ओवरऑल पैटर्न हम सोनोग्राफी में देखते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो एग्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, पर्ल ऑफ स्टिंग अपीयरेंस की तरह वो ओवरीज में अरेंज रहते हैं, और एग नंबर पर ओवरी भी बहुत हाई होता है। ये हमारे फिर से सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स है। इसमें एक और चीज़ है कि स्ट्रोमा उसमें ओवरी में ज़्यादा होता है, तो ये सब देख के भी हम आइडिया लगाते हैं कि इनकी जो ओवरीज है उनका पॉलीसिस्टिक ओवरी की तरह अपीयरेंस है। अगेन साथ में अगर हम उनको किसी को प्रेगनेंसी अगर नहीं रह रही है तो वो भी हम साथ में लेके चलते हैं, और हम इसके साथ ब्लड टेस्ट भी एड ऑन करते हैं, क्योंकि जो पीरियड्स अगर नहीं आ रहे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरी उसका एक कारण है। पीरियड्स ना आने के कारण थायराइड, प्रोलैक्टिन जैसे कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से भी पीरियड्स नहीं आ रहे। और साथ में हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसको कई तरीके से कराया जा सकता है। एक होमा इंडेक्स बहुत कॉमन टेस्ट है जिसमें हम फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स और प्लास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स मेजर करते हैं। दूसरा इसी की तरह से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की तरह भी कराया जाता है, जिसमें ग्लूकोज पिला के हम इंसुलिन और ब्लड शुगर के लेवल्स को मेजर कर सकते हैं। तो अगर उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो क्लिनिकल फीचर्स हो गए, वो किस
तकलीफ से प्रेजेंट कर रहे हैं, ओवरऑल उनका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा है, उनकी सोनोग्राफी कैसी है, और अगर हमको डाउट है तो हम पॉलीसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड जो ब्लड टेस्ट करते हैं उनमें रिपोर्ट्स कैसी है, ये सब चीज़ मिला के हम डायग्नोज कर पाते हैं कि उनको रियल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का फैक्टर है कि नहीं। दरअसल पॉलीसिस्टिक ओवरी जो टर्मिनोलॉजी है वो लगभग 1910 में स्टीन लेवेंथल करके डॉक्टर थे, उन लोगों ने निकाली थी। वो पेशेंट्स की ओवरी की बायोप्सी करने के बाद निकाली थी, और वो हिस्टोलॉजिकल टर्म है, वो क्लिनिकल टर्म नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक्चुअली एक मिसनोमर है, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही हो। उसको हम आजकल उसका नेम चेंज करने वाले हैं, नेम चेंज करना चाहिए, उसको रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि PCO मतलब P माने पॉली, C माने सिस्ट, O माने ओवरी। मतलब ओवरी के अंदर, जैसा सपना ने बोला, बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। वो PCO इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पेशेंट सिस्ट सुन के घबरा जाते हैं, और वो PCO खाली एक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी की टर्म है जो हमको अल्ट्रासाउंड पे देखने को मिलती है, उसके अलावा बाकी सारे चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जैसे हमने आगे बात की कि PCO खाली ओवरी का डिजीज़ नहीं है, एक पूरा मेटाबॉलिक डिजीज़ है। करेक्ट। हमको PCOS के कारण पता है, किन कारणों से होता है? पेशेंट्स अक्सर आके पूछते हैं कि सर मेरे को PCOS क्यों हुआ है। अभी हमने बात करी कि कैसे उनका प्रेजेंटेशन होगा। अब उनका एक्चुअली जो मैकेनिज्म है कि क्या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, उस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मली अगर हम स्त्री की महीने की जो मासिक की साइकिल है, माहवारी की साइकिल को समझे तो नॉर्मली 28-30 डे की अगर साइकिल होती है तो उसमें जो पहला 14 डेज होता है उसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, जिसमें अंडा फॉर्मेशन का फेज होता है, और जो सेकेंड फेज होता है उसको हम लूटियल फेज बोलते हैं, जो अंडा छूटने के बाद, ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज है उसको हम लूटियल फेज बोलते हैं। लेकिन ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं और जिनमें PCOS का प्रॉब्लम है, उनमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होता है, अंडा बनता नहीं है बराबर और अंडा छूटता भी नहीं है बराबर। तो नॉर्मली कोई भी साइकिल में चौथे पाँचवें दिन से अंडा बनना शुरू हो जाता है और उसमें से कोई 1 या 2 अंडे ओव्यूलेट होते हैं। वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, और ओव्यूलेशन नहीं होता है इसलिए उनको पीरियड्स भी नहीं आते, पीरियड्स चढ़ के आते हैं और काफ़ी लंबे समय तक पीरियड्स नहीं आते। तो मेन प्रॉब्लम है दीज आर एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, उनकी जो साइकिल्स है उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और उसको हम बोलते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल्स। दैट इज़ वन। अब ये एनओव्यूलेशन हो क्यों रहा है? तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अभी अंडा बनता है, जो हमने पहले भी हमारी आगे वीडियोस में समझाया है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक करेक्ट रेशियो होना चाहिए, जिसकी वजह से अंडा बनता है और अंडा छूटता है। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो अंडा नहीं छूटता है और एनोव्यूलेशन होता है। अब ये रेशियो क्यों डिस्टर्ब होता है? क्योंकि ये हमारे जो मेजर हार्मोन्स है, ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा इसमें इसका रोल है। और इसका फिर से घूम फिर के हमने सबसे पहला पॉइंट बोला कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है और हम जो खा रहे हैं उससे हमारे हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसलिए जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स है जिसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फ्राइड आइटम्स ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से ओबेसिटी बन रही है, और ओबेसिटी बढ़ रही है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो हमारे पीरियड्स वाले हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं और वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और इस कारण से अंडा ओव्यूलेट नहीं कर रहा है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का फैक्टर साथ में उसके साथ डेवलप हो रहा है। क्या ये PCOS जेनेटिक है? मतलब अगर माँ में है तो बच्चे में भी आएगा, ऐसा होता है? इसका जेनेटिक कंपोनेंट तो रहता है, लेकिन अगर पहले से ही अगर लाइफस्टाइल को ठीक रखा जाए, लाइफस्टाइल की हम बार बार बात कर रहे हैं लेकिन लाइफस्टाइल के ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे, डाइट वगैरह। लेकिन अगर लाइफस्टाइल को बचपन से ही अगर उसको जो यंगर फीमेल्स है हमारी, जिनको जो अभी मेनार्की अटेंड करने वाली हैं, जो यंगर हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो मेनार्की अटेंड कर चुकी है, अगर उस लेवल से ये लाइफस्टाइल को ठीक रखा जाए तो अगर वो जेनेटिक है, मदर में है, मौसी में है, बहनों में है, तो भी आप उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। मतलब PCOD में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो होता है, लेकिन उसमें लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से वो ज़्यादा बढ़ या कम सकता है, उसको हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को, हर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ओवरी में अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन अपीयरेंस हमको देखने को मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। यही हम लोग यहाँ पे ये 2-3 मिथ्स ब्रेक करना चाहते हैं कि सिर्फ सोनोग्राफी की रिपोर्ट पे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी PCOS है ये बोल सकते हैं। बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपको PCOS है तो सोनोग्राफी पे हमको पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखेंगे, ये भी एक मिथ है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोनों साथ में भी चल सकते हैं, ऐसा अलग अलग भी हो सकता है। मतलब अगर रेडियोलॉजिस्ट ने बोल दिया सोनोग्राफी पे कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी होगी। उसके अलावा आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को, क्लिनिशियन को मिलके आपके क्लिनिकल फीचर्स देखने पड़ेंगे
और ब्लड रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे। तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम आपको बोल सकते हैं कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस अभी इस पॉइंट पे एक मैं बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन केस से समझाना चाहूँगी कि मोस्टली क्या होता है कि 15-16 साल की लड़की है जिसने 12 या 13 साल की उम्र में पीरियड अटेंड करा है और अचानक से उनको मतलब पहले कुछ साइकिल्स ठीक ठाक आई और बाद में फिर पीरियड आना बहुत कम हो गया, साल में उनको 3 या 4 साइकिल ही आ रहे हैं। और फिर उन्होंने किसी की सलाह से सोनोग्राफी कराई और उस पर पॉलीसिस्टिक ओवरी लिख के आ गया और सब लोग कन्फ्यूज है कि अरे मेरी लड़की को तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई यंग लड़की जब मेनार्की अटेंड करती है, मतलब जब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, तो पहले 4 से 5 साल जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर ही रहते हैं। वो फ्रीक्वेंट साइकिल्स भी हो सकती हैं, 2-2, 3-3 महीने में भी साइकिल्स हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोनल एक्सिस होती है जो हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है, जिसको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारे सिग्नल्स है वो ओवरीज तक पहुँचते हैं। और ये पूरी एक हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, इस एक्सिस को मेच्योर होने में 4 to 5 ईयर्स लगते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो यंगर एज में इरेगुलर पीरियड्स हैं, अगर कोई सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आ रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी का पैटर्न है सोनोग्राफी में, तो भी ये साइकिल को मैच्योर होने में टाइम लगता है और उस समय हम उनको पीसीओएस नहीं बोलते। हम लोग साथ में फिर से वही उनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और उनके सिम्टम्स भी साथ में देखते हैं। वो टाइम पे हम लोग एमसीओ मल्टीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं बोलते। क्या पीसीओएस में इरेगुलर पीरियड्स होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत कई बार रेगुलर पीरियड्स, एक्चुअली इरेगुलर पीरियड्स और ओबेसिटी 80% to 85% फीमेल्स में ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन देखने में आया है, इसीलिए हम उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ भी जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ 15 to 20% फीमेल्स ऐसी होती है जिनको रेगुलर पीरियड्स आ रहे होते हैं और वो लीन एंड थिन भी होती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें साथ में ही हो, और हमने इतने सारे पॉइंट्स बोले, ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट में सारी चीज़ें हों। किसी को मुहासे है तो किसी को हिरसुटिज्म है, तो किसी को डार्कनिंग ऑफ द स्किन है, किसी को ओबेसिटी है, तो सबके प्रेजेंटेशन अलग अलग रहते हैं। डार्कनिंग ऑफ स्किन माने नेप ऑफ नेक, नेक का पीछे का पार्ट को जो हम लोग मेडिकल भाषा में एकेंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं, लगभग 10-15 पीसीओ पेशेंट्स में होता है। क्या हर पीसीओएस पेशेंट ओबीज होगा, उसका वजन ज़्यादा होगा? जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 80% जो प्रेजेंटेशन है वो, और आज के ज़माने में ज़्यादा देखने में आ रहा है। पिछले 5 से 10 सालों में इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताऊंगी कि अगर जंक फूड होगा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स होंगी और ओबेसिटी होगी, तो वो अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंट कारण है इरेगुलर पीरियड्स होने का। जैसे आपने ये बोला, पेशेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर हमारा पीसीओडी के कारण वजन बढ़ रहा है। मैं ऐसा बोलता हूँ ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोलता हूँ ओबेसिटी के कारण आपको पीसीओएस हो रहा है। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है और मुर्गी और अंडे जैसी सिचुएशन है कि कौन पहले हुआ। आइडियली दोनों साथ में होते हैं। ओबेसिटी के कारण पीसीओ ओवरीज होती हैं और पीसीओ के कारण ओबेसिटी होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अब पीसीओ का जो पेशेंट आया हमारे पास, तो हम लोग उसको मैनेज कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट और नॉन मेडिकल मैनेजमेंट? जी, सबसे पहले तो हम लोगों के लिए ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चले और हम एक डायग्नोसिस पे आए। अगर इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो आप किस एज कैटेगरी में हो, वो उस पर डिपेंड करता है। आप मैरिड हो, प्रेगनेंसी प्लान करनी है, आप अनमैरिड हो, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर यंगर फीमेल्स की बात करें, 18 से 25 साल की फीमेल्स है जो अभी अनमैरिड है, पढ़ रही हैं, कॉलेज जा रही है, जॉब कर रही हैं, तो उनका मेन कंसर्न होता है अगर वो सिम्टम से आए, जैसे एक्नी वगैरह के लिए आए हैं और पीरियड्स इरेगुलरिटी की वजह से आए हैं, तो हमको पीरियड्स रेगुलर करने की दवा देते हैं, उनको उनका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अभी इंडिया का जो नया कट ऑफ है दैट इज़ 23। पहले हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 होता था। एक फॉर्मूला होता है जिसमें हाइट और वेट को साथ में लेके कोई भी घर में कैलकुलेट कर सकता है। मैं बॉडी मास इंडेक्स का ओवरऑल बात कर रही हूँ, और हमारा जो एब्डोमेन का जो सर्कमफरेंस है, हमारा जो वेस्ट सर्कमफरेंस है, वो हमारे एशियंस के लिए अभी शुड बी लेस देन 80 सेंटीमीटर इन फीमेल्स। तो जिसका भी 80 सेंटीमीटर से कमर ज़्यादा है, मतलब उनको अपना पेट कम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर वो फीमेल्स काय के लिए आएगा, इरेगुलर पीरियड्स के लिए आ रही है, तो सबसे पहले हम उनको पीरियड्स रेगुलराइज करने की जो हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो द बेस्ट है, वो भी हम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर की हैं, इसलिए हम उनमें ये गोलियां दे सकते हैं। अगर 3 to 4 साइकिल का कोर्स देना है तो हम दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही बोलते हैं दवाइयों के पहले। और अगर उनका वज़न उनकी हाइट और वज़न से ज़्यादा है, उनकी हाइट और उम्र से वज़न ज़्यादा है, तो
10% वेट लॉस, यहाँ मैं फिर से वही बात करूँगी, 10% वेट लॉस। क्योंकि क्या होता है कि कोई फीमेल अगर 98 kg की है और अचानक से हम उसको बोलते हैं कि वज़न कम करो, तो उसे लगता है कि मेरा नॉर्मल वज़न मेरी हाइट के हिसाब से तो 60 किलो या 55 किलो ही है। तो हम लोग सिर्फ 10% वेट लॉस की बात करते हैं। अगर 98 kg के तो 9 से 10 किलो वज़न अगर वो कम कर ले तो ऑटोमेटिक उनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस करेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ओव्यूलेशन होने लग जाता है। जो साइकिल्स एन ओव्यूलेटरी थी वो ओव्यूलेटरी होने लग जाती है और उनके पीरियड्स ऑटोमेटिक रेगुलराइज होने शुरू हो जाते हैं। और मीनवाइल इस प्रोसेस में अगर उनके पीरियड्स बहुत ही लंबा रहे और नहीं आ रहे तो हम उनको हार्मोन्स की टैबलेट्स के साथ भी पीरियड्स लाने का ऐड कर सकते हैं। मतलब सबसे पहला मैनेजमेंट अनमैरिड फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है या फिर मैरिड फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है, correct. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम लोग बाद में आएंगे। जैसा सपना ने बोला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग पहले कोई मेडिसिन नहीं चालू करते अपनी ओपीडी में। फर्स्ट 3 मंथ्स, 12 वीक्स, 16 वीक्स पेशेंट को बताते हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल का मतलब है उनको अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। जो गोल्डन क्राइटेरिया है कि आपको 10,000 स्टेप्स चलना है, आपको अपना कैलोरी आउटपुट बढ़ाना है ताकि आपका वज़न कम हो। उसमें आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, जुम्बा, डांसिंग, स्विमिंग, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। सेकेंडली, सिम्टम्स के लिए सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। या तो अगर इरेगुलर पीरियड्स या मेनोरेजिया ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। 3-4 महीने के बाद अगर पेशेंट अपना वजन कम करके आता है और उसके बाद भी पेशेंट को सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होते तो हम लोग फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट करवाते हैं। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉजिटिव आती है तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स करके मेडिसिन आते हैं, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे, वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। जब तक मेनोपॉज नहीं आएगा तब तक करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट हैज़ टू बिकम ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आप रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं वैसे ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें मैं यहाँ पे एक पॉइंट बहुत एम्फेसाइज करूँगी कि भाई बच्ची आई है, मैं नॉर्मली 18 से 20 साल की लड़कियाँ बोल रही हूँ कि जो थोड़ी ओबीस हो गई हैं, उनको पिंपल्स होने लग गए हैं और बाल गिरने लग गए और एकदम मदर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, फादर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है और सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तू वज़न कम कर, तू वज़न कम कर। हम तेरे को कब से बोल रहे हैं, तू सुनती ही नहीं है। हमारी लड़की तो कुछ सुनती ही नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ये सिर्फ लड़की का, आपकी डॉटर का लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, ये पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज होगा, क्योंकि हमको उसके साथ उसको लेके चलना पड़ेगा और वो अकेली ये कुछ नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट जो मैरिड कपल्स हैं उनको हस्बैंड वाइफ और पूरी फैमिली को साथ में चलना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। ये जो डाइटरी मॉडिफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और वेट लॉस का जो जर्नी होता है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। इट इज़ वेरी स्लो, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, सिंसियर, ऑनेस्टी से आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जैसा सपना ने बोला, आपकी फैमिली को भी उसमें आपको सपोर्ट करना पड़ता है। डाइट मॉडिफिकेशन हम लोग अभी अगला पॉइंट लेंगे। अच्छा, ये बताओ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों, कैसा, कब, कैसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमको डाइट चार्ट। इनफैक्ट हमारे दर्शक भी हमसे यही जानना चाहते हैं कि हम लाइफस्टाइल हम बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली लाइफस्टाइल होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले तो हमको है ना वज़न कम करने के लिए हमको कैलोरी डेफिसिट डाइट खानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हमको सिर्फ 10% वेट लॉस पे ही हम फोकस कर रहे हैं और 10% अगर आपका 70 किलो वज़न है तो हम लोग 7 kg वेट लॉस की बात कर रहे हैं और ये वेट लॉस भी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 7 मंथ्स होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली आप 1 से 2 किलो का टारगेट रखिए पर मंथ। और मैं हमेशा बोलूँगी कि ये ग्रेजुअल होना चाहिए और ये ऐसा वेट लॉस होना चाहिए जो बाद में आपसे वो मेंटेन हो सके। ऐसा वेट लॉस जो हमने बहुत जल्दी 2 महीने में डाइटिंग से कर लिया और बाद में वो वापस आ गया, ऐसा वेट लॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग जिम में जाके अपना वेट लॉस कर लेते हैं, उस बारे में आप क्या बोलोगे? जिम में जाके वेट लॉस अगर कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप जिम बंद कर देंगे तो वो जिम बंद कर देंगे तो बॉडी के मसल्स को उतनी एक्टिविटी की आदत पड़ गई और जो वो रिबाउंड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। हमको ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी है जो हम 365 दिन कर सकें और उसको मेंटेन कर सकें। हाँ, ज़रूरी है कि वेट कम करने के लिए शुरू में हमको एफर्ट ज़्यादा मानना पड़ेगा और हमारी कैलोरी डेफिसिट की जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और एक्सरसाइज तो अपनी जगह है। एक्चुअली एक थोड़ा सा मैं कैलोरी का यहाँ समझाना चाहूँगी कि व्हाट इज़ कैलोरीज और किस तरह से होता है। एक नॉर्मल फीमेल है, जैसे मैं खुद भी हूँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमको मॉडरेटली फीमेल्स पे हम आते हैं, और इसमें हमको दिन में 2000 से 2200 कैलोरी से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे और कोई फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर 2200 कैलोरीज की हम गिने, और अगर हमको कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाना है तो रोज हम 500 कैलोरीज अगर कम करें परसिस्टेंटली। आपने एक वर्ड्स बोला अभी, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन हमको 500 कैलोरी डेफिसिट करनी है, तो थोड़ा हमको कम खा के करना पड़ेगा और थोड़ा हमको एक्सरसाइज करके करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ जब साथ में हो गया, 1 वीक 500 से 700 कैलोरीज अगर आपका कंसिस्टेंटली रहता है, तो ऐसा बोलते हैं कि 3500 अगर कैलोरीज आपने डेफिसिट लाए हैं तो लगभग 1 पाउंड लाइक 400 to 500 ग्राम्स का वेट लॉस मिलता है। मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में अप्रॉक्सीमेट समझा रही हूँ, मैं ये बात को सेंसिटाइज करना चाह रही हूँ कि इट इज़ वेरी स्लो, क्योंकि हमको ये हर दिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अरे 4 दिन से तो मैंने कुछ खाया नहीं, अच्छा आज मैं एक आलू का पराठा खा लूँ, तो आपकी वो कैलोरी वहाँ पे बढ़ गई और आपका वो 4 दिन का जो था वो वापस सेम हो गया। हमको खाने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है आलू में, गेहूं में, मैदा में। अच्छा, हम लोग कि लगभग दिन में इतनी सारी चीज़ें मैदा की होती है, टोस्ट, बिस्किट, पिज़्ज़ा, पानीपुरी, समोसा, फरसान, नमकीन, केक, पेस्ट्री, इवन केचप में भी मैदा होता है। मैदा हमारी ज़िंदगी में जहर की तरह घुस गया, हमको उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। और इवन हमको गेहूं की रोटी भी नहीं खानी है, गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है, तो हमको ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, हमारा फाइबर इंटेक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रेफरेबली रॉ या फिर स्टीम कुक्ड होना चाहिए, वो हमारा डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। और कोई भी वाइट चीज़ नहीं खानी, वाइट सॉल्ट, वाइट मैदा, वाइट फ्लावर हमको नहीं खाना है। राइस खा सकते हैं, प्रेफरेबली पारबॉइल्ड या ब्राउन राइस हो, या फिर उसका मांड का पानी निकाल के खा सकते हैं। फ्रूट्स हमको खाने हैं, फ्रूट जूस नहीं पीना है। अगर आपको जूस पीने की आदत है तो आप वेजिटेबल का जूस पिए। हालांकि फ्रूट्स में भी जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो फ्रूट खाने से हमारा ग्लूकोज तुरंत बढ़ता है, जिनमें ज़्यादा मीठा होता है, जैसे आम हुआ, चीकू हुआ, वो हमको थोड़े से अवॉइड करने हैं। केला 1 या 2 केले हम लोग खा सकते हैं। सबसे बेस्ट फ्रूट्स हैं पपाया, पाइनएप्पल, ये सारे फ्रूट्स सबसे अच्छे हैं। इसमें मैं ये ऐड ऑन करूँगी कि अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंज करिए कि फ्रूट्स आप खाइए पूरा एज अ होल, जैसे आपने बोला, वो आपको फाइबर देगा, पेट अच्छे से साफ करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि है ना, फ्रूट्स को खाने के साथ मत जोड़िए। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करके आ रहे हैं तो आप एक बनाना खा लीजिए, वो अपने आप में आपको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी भी देगा, और इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर, जो ओवरऑल हमारे हेल्थ और स्किन के लिए बहुत अच्छा जरूरी है। तो फ्रूट्स खाइए, एज अ होल खाइए, उसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ मत इनकॉर्पोरेट करिए। और ख़ास तौर से जो वर्किंग लोग हैं, जो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए ऐसे फ्रूट्स है, जैसे एक एप्पल खा लिया, चीकू खा लिया, केला खा लिया। भूख लगी तो हम इंस्टेड ऑफ चाय कॉफ़ी पीने की जगह हम तुरंत इस तरह के होल फ्रूट्स अगर अपने बैग में कैरी करें, तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अगेन दूसरी चीज़ है कि दही जो हमारा छाछ होता है, जैसे घर के बाहर है और प्यास लग रही है और भूख लग रही है, तो एक पैकेट या एक ग्लास ऑफ छाछ इज मच बेटर देन एनी टी एंड कॉफ़ी। तो जैसे आपने कहा, ये एक हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और ये आपने ये बताया ये सारी चीज़ें खाने का, तो फ्रूट्स आप खाइए, एज अ होल खाइए, खाने के साथ मत जोड़िए, उसको अलग टाइम पे जोड़िए, जब आपको मिड मॉर्निंग स्नैक्स और मिड इवनिंग स्नैक्स हम की बात करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अभी मिलेट्स के पीछे बहुत कायल हैं कि हमको सबको मिलेट्स लेना चाहिए। हम लोग भी मेडिकल दृष्टि से भी बोलते हैं आपको गेहूं का रोटी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है। आजकल मैक्सिमम गेहूं जो आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड आता है। हमको नहीं पता है कि कौन सा गेहूं ऑर्गेनिक है, और उसका कोई टेस्ट नहीं होता है कि ऑर्गेनिक गेहूं है या नहीं। ग्लूटेन हमारे शरीर के लिए, कंजम्पशन के लिए नहीं है, और ग्लूटेन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें से पीसीओडी एक ग्लूटेन, उसका एक जेनेसिस का एक कारण है। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग आजकल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका साइंटिफिक लॉजिक बहुत अच्छा है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब बहुत सारे लोग हमको आके बोलते हैं कि सर हम तो कुछ खाते ही नहीं है, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है। क्या खाते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कब खाते हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट यू ईट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ व्हेन यू ईट।
ठीक है। सनराइज टू सनसेट मेथड ऑफ ईटिंग हम लोगों को करना चाहिए। सनराइज के साथ हमको खाना चाहिए और सनसेट के बाद हम लोगों को यूजुअली डिनर बंद कर देना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर हम लोग एक वीडियो और करेंगे बाद में, एक्सक्लूसिव डिटेल्स उसके फ़ायदे गिनाने के लिए। लेकिन जिन लोगों को भी अपना वेट लॉस करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, दो सिंपल प्रिंसिपल हैं, कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। जैसे सपना ने बोला, अगर आपका कैलोरी इन कम होगा और कैलोरी आउट ज़्यादा होगा तो आपका वेट लॉस परसिस्टेंट होगा। कैलोरी इन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिनका वज़न ज़्यादा होता है वो यूजुअली डिनर लेट करते हैं, डिनर के बाद भी कुछ स्नैक्स कुछ खाते हैं, बिस्किट खा लिया, कुछ कुकी खा ली, कुछ पेस्ट्री खा ली, और पूरे रात भर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते ही रहते हैं। अगर हम लोग अपना डिनर 6 बजे 7 बजे मैक्सिमम लेट से लेट 8 बजे हम लोग डिनर कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग 14 या 15 घंटे के बाद कुछ खाएं, पूरे 15 घंटे हम लोग कुछ नहीं खाएं, तो हम लोगों का वेट लॉस में इजी रहेगा, बॉडी में हार्मोन्स थोड़े से नॉर्मल होंगे। क्यों हम लोगों को मॉर्निंग में ज़्यादा खाना चाहिए और इवनिंग में कम खाना चाहिए? क्योंकि हमारी जो सर्केडियम रिदम होती है, उस सर्केडियन रिदम में इंसुलिन सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में सीक्रेट होता है और सबसे कम नाइट में सीक्रेट होता है। वही चीज़ जो हम लोग मॉर्निंग में खाते हैं उससे हमारी ब्लड शुगर कम बढ़ती है और वही चीज़ जो हम लोग नाइट में खाते हैं उससे ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए जिन लोगों को भी ये सारी पेट खराब की, अपच की, गैस की, ओबेसिटी की ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत काम करेगा। हालांकि इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस बाद में थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे। और जैसा सपना बोलती है, रोटी और चावल दोनों साथ में नहीं खाने, या तो आप रोटी खाओ या फिर चावल खाओ। और हम लोग रोटी तो गेहूं की तो ना ही बोलते हैं, आप मिक्स्ड आटे की रोटी खाओ और उसमें गेहूं नहीं होना चाहिए। इसमें आप जो ये समझा रहे हैं, इसमें बेसिक लॉजिक ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, खाना पचाने की क्षमता, वो मैक्सिमम होती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट किंग साइज़ का होना चाहिए। सबसे बड़ी प्लेट अगर आपके दिन में होनी चाहिए तो वो ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट को कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि उस समय हमारा मेटाबॉलिक रेट सबसे हाई है और हम जो भी खाएंगे वो हम पचा पाते हैं। और जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, शाम के 7-8 बजे के बाद हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम हो जाता है और उसकी वजह से हम जो खाते हैं वो पचा नहीं पाते और वो सारी चीज़ें फैट के कन्वर्जन में हो जाती है। अच्छा, ये बताओ कि पीसीओएस वाले पेशेंट को प्रेगनेंसी रखने में तकलीफ होती है क्या? वो कभी मां नहीं बन सकते या बन सकते हैं? तो उनको सबको ट्रीटमेंट करवाना माँ पड़ेगा? बिल्कुल बन सकते हैं। और पीसीओएस का अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले भी हमारे पास आना पड़ेगा, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास, उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास। क्योंकि प्रेगनेंसी को हमेशा प्लान करिए प्रॉपरली। उसमें जैसे रूटीन प्रेगनेंसीज में भी फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन जिनको पीसीओएस है और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में कन्फर्म, तो उनको हम लोग इंसुलिन सेंसिटाइजर्स चालू करते हैं। अगेन वेट रिडक्शन और डाइट का जो प्रोसेस है वो तो उनका कंटिन्यूसली चालू ही रहता है। और ये सब सेंसिटाइजर्स एटलीस्ट 12 वीक्स के लिए बॉडी में जाए तो उससे क्या होता है कि जो मेल हार्मोन है, एंड्रोजन लेवल ऑफ हार्मोन्स उनका नॉर्मलाइज होता है और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी रुके तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और ऑटोमेटिकली अगर हम इस बात को दूसरे तरीके से समझे कि इंसुलिन सेंसिटाइजर्स है, लाइफस्टाइल चेंजेस चल रही है, फॉलिक एसिड वगैरह सब चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के साथ उनके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे तो वो नेचुरली भी कंसीव होने के चांस उनके वैसे भी बढ़ जाएंगे। बट दे शुड ऑलवेज प्लान देयर प्रेगनेंसी प्रॉपरली। जब भी कोई पीसीओएस का पेशेंट हमारे पास आता है, उसको प्रेगनेंसी रखनी है, तो हम लोग पहले तो देखते हैं कि पीसीओएस किस टाइप से है। लेबोरेटरी के हिसाब से पीसीओएस 8 या 9 प्रकार के हो सकते हैं। किसी में डेक्सोना का लेवल ज़्यादा होता है, स्टीरॉयड का लेवल ज़्यादा होता है, उसको कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। किसी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, किसी में टीएसएच का लेवल कम होता है, किसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ये सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। हम लोग लेबोरेटरी वर्कअप करके वो पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीसीओएस का कारण क्या है। कभी कभी ये ब्लड रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है, खाली लाइफस्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हम लोग इंसुलिन सेंसिटाइजर करके मेडिसिन आती हैं वो देते हैं। अच्छा, बहुत साल पहले मेरी शुरुआत की प्रैक्टिस थी, मैंने पीसीओएस के पेशेंट में मेटफॉर्मिन करके गोली आती है जी, फॉर्चुनेटली गिनो या अनफॉर्चुनेटली गिनो, वो मेटफॉर्मिन डायबिटीज में भी देते हैं। वो पेशेंट मेरे को आके बोला, जब दूसरी जगह से दवाई लेने गया तो अगले दिन पेशेंट आके झगड़ के मेरे पास आया कि सर आपने मेरे को डायबिटीज की गोली दी थी, आपको पता नहीं है मेरा पीरियड इरेगुलर है, मैं प्रेगनेंसी रखने के लिए आई हूँ। क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। हर अगला पेशेंट आके यही बोलता है कि ये दवाई तो डायबिटीज़ की है। एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवरी और डायबिटीज़ में
मैकेनिज्म सेम है। मेटाबॉलिकली दोनों सिमिलर डिजीज है। अल्टीमेटली जैसा बोलते हैं कि जिन लोगों को पीसीओडी है और अनकंट्रोल्ड है, वो कोई लाइफस्टाइल डाइटरी चेंजेस नहीं करते, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स नहीं लेते, तो भविष्य में उनके डायबिटीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% होते हैं। अगर वो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स लेते हैं तो भविष्य में डायबिटीज़ होने के चांसेस 50 की जगह 20% हो जाते हैं। डायबिटीज़ की सिवियरिटी कम हो जाती है, इंसुलिन लेने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जब आने होते हैं तो उससे 10-15 साल लेट आते हैं। अच्छा, हमने बहुत सारा खाने पीने की बात करी, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये एक्सरसाइज की जो बात कर रहे हैं ना कि लाइफस्टाइल एक्चुअली एक्सरसाइज तो हेल्दी आदमी को भी रोज करना है, क्योंकि वो तो हमारी लाइफस्टाइल का, हमारी डे टू डे दिनचर्या का पार्ट ही होना चाहिए। जैसे हम सुबह उठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं, हमारे लिए भी एवरीबॉडी, हम सब के लिए 30 से 40 मिनट ऑफ एक्सरसाइज 5 to 6 डेज पर डे, मतलब हफ्ते में 6 बार ज़रूरी है। लेकिन जो पीसीओएस है वो क्या सोचते हैं कि मैडम आप हमको दवा दे दीजिए, हमको पीरियड रेगुलर करना है। दवा इसका इलाज नहीं है। आपका लाइफस्टाइल की हम जो बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज की एक वर्ड बता दूँ, कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज हो जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है और पसीना आ रहा है, उससे आपके बॉडी में सर्कुलेशन बनेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को वो कम करेगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो ओव्यूलेशन होना होगा, और ओव्यूलेशन शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पीरियड्स भी रेगुलर होंगे और कंसेप्शन भी इजी हो जाएंगे। तो सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दवाई खाने से ही आप ठीक होने वाले हैं। और एक्सरसाइज के लिए यही बता रही हूँ कि हर दिन ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन हमारे हार्मोन्स को रेगुलराइज करना है, और उसके लिए बिल्कुल रेगुलर और सिंसियर और ऑनेस्टली हमको ये प्रोसेस चालू करते रहना चाहिए, और उनको एक्सरसाइजेस को चेंज भी करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम आप क्या कर रहे हैं। आप देखें पिछले 10-15 साल में हम लोगों ने 95% लोग हम लोगों ने चलना लगभग कम कर दिया है या बंद कर दिया है। सबके पास 2 व्हीलर हैं। आप 15 साल 20 साल पहले जाएं, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो साइकिल से घूमा करते थे, ग्राउंड्स में जाके खेला करते थे। आजकल अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड्स हैं नहीं, और ये मोबाइल्स और वीडियो गेम्स के कारण बच्चे डायरेक्टली खाली उस पर ही एडिक्टेड रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है चलना। ह्यूमन बींग्स आर मेंट टू वॉक, दे आर नॉट मेंट टू रन। हम लोगों को चलना है, और एक आदमी को एवरेज दिन में 10,000 स्टेप चलने चाहिए। फीमेल्स में 10,000 स्टेप का मतलब है अराउंड 7.5-8 किलोमीटर, मेल्स में लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर। लोग चलते नहीं हैं। अगर हम खाली उतना चलें तो भी हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर हम जिम जाएंगे। जिम आप जा रहे हो 4 व्हीलर पे या 2 व्हीलर पे, वहाँ जाके आप पसीना खराब कर रहे हो, वापस आ रहे हो। मैं बोलता हूँ भाई जिम के 1500-2000 रुपये महीने के मत खर्च करो, आप जिम चल के जाओ या साइकिल से जाओ, वापस चल के आओ, जिम में मत जाओ। आपकी एक्सरसाइज वैसे ही हो जाएगी। हमको ऐसा काम करना है कि जो हम लोग बिजाए भी कर सके। कल उठ के जिम बंद हो गया, आप जिम नहीं जा सके आप 2 महीने, तो आपका वजन बढ़ेगा, ऐसा नहीं करना है। जहाँ तक हो सके आपको ऑफिस चल के जाना है, या फिर वो ऑफिस में दूर 500 मीटर किलोमीटर दूर पार्किंग करें, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें हमको करनी है। कभी कभी नॉन एक्सरसाइज इंड्यूस थर्मियोजेनेसिस भी होता है। जरूरी नहीं है कि हमको एक्सरसाइज ही करना है, हमको मोबाइल रहना है, पैर हिलाते रहें, हाथ पैर हिलाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, कुछ ना कुछ हाथ करते रहें। सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिम में आप 1400-1500 रुपये खर्च करें, उसके बदले आप 1400-1500 रुपये के अच्छे से एक जूते ले आए, प्रॉपर वॉकिंग शूज़ ले आए और वॉकिंग करें। बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत एंजॉयमेंट होता है, बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम होता है, हार्मोन्स लेवल रेगुलेट करने में एक्चुअली यहाँ पे हम लोग कोई जिम के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन क्या चीज़ है कि कोई भी पेशेंट से जब पहली बार ये सब बात होती है ना, तो उनका दिमाग में ये आता है कि मुझे जिम ज्वाइन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। रजत भी यही समझाने की कोशिश करे कि अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में आप 10,000 स्टेप्स को ऐड ऑन करिए। अगर आप वहाँ जा सकते हैं, वो अगर रेगुलर मैनेज कर सकते हो तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर जिम में जाने के का एक दूसरा फ़ायदा होता है कि वहाँ पे हम लोग वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जो हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको टू स्टार्ट विथ ये लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इनफर्टिलिटी का, पीसीओएस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये थोड़ा लोगों को बताओ। कैसे इन पीसीओएस का पेशेंट हमारे पास आया तो हम लोग कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। आपने बताया पहले 3 महीने हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स करते हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स चालू करते हैं। 2 प्रकार के इंसुलिन सेंसिटाइजर्स ड्रग हमारे पास अवेलेबल है, एक है मेटफॉर्मिन, दूसरा है मायोरेसिटोल। मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज़ में भी देते हैं, हमारे पीसीओएस में भी बहुत काम की दवाई आती है। इनफैक्ट जितने डायबिटीज़ वालों को देते हैं उससे ज़्यादा हम लोग ये पीसीओएस वालों को देते हैं। और दूसरी ड्रग है मायोइनोसिटोल, रिसेंट मॉलिक्यूल है, पिछले 5-10 सालों में आया है। हमारी खुद की प्रैक्टिस में पिछले हम लोगों ने 4-6 महीने, साल भर से मेटफॉर्मिन आयोनाचोल का कॉम्बिनेशन देना चालू किया है। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं।
जरूरी नहीं है उसी के कारण होता है, लाइफस्टाइल और डिसऑर्डर्स के कारण भी होता है। अब जैसे हमारे पास पेशेंट आया, सपोज दूसरी 2-3 जगह से ट्रीटमेंट लेके आया, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ब्रॉड लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ब्रॉड लाइन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे सब कुछ आपने बता दिया कि ये सब तो चल ही रहा है। अभी एक्चुअली मेन प्रॉब्लम हमने शुरू में ही बात करी कि एनओव्यूलेटरी साइकिल से और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और प्रेगनेंसी रुकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंडा बनना चाहिए और अंडा छूटना चाहिए। तो ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए हमको ओवेरियन स्टिमुलेशन ड्रग्स हम उनको देना शुरू करते हैं, जो नॉर्मली पीरियड के तीसरे दिन से दिए जाते हैं। इसमें हमारे पास 2-3 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होते हैं, उनकी डोज चेंज कर करके हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में क्या है, पेशेंट की धीरज नहीं रहती है, पेशेंस नहीं रहती है। उनको ऐसा लगता है कि एक साइकिल ट्रीटमेंट करी और उनको तुरंत प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जब हम ये दवाइयाँ देते हैं तो हम लोग बेसिक डोज से चालू करते हैं, और अकॉर्डिंग टू हम हर साइकिल में असेस करते हैं कि पेशेंट को उससे रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि पहली डोज पे, दवाई की पहली डोज पे उनको अंडा बनता ही नहीं है, तो वो अंडा बन भी नहीं रहा है, ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है, तो हमको दवाई या तो चेंज करनी पड़ती है या उसकी डोज को चेंज करना पड़ता है। और अगर दवाइयों से काम नहीं बनता है तो कभी कभी हमको गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस भी ऐड ऑन करने पड़ते हैं, और ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। इसलिए उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इंसुलिन सेंसिटाइजर। अभी कई बार पेशेंट क्या बोलते हैं कि है ना, हम तो आपकी 3 महीने की दवा करी, हमको तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले 3 महीने तो इन सब दवाइयों और इन सब चीज़ों की असर आने में लगता है। कई बार कुछ पेशेंट ऐसे पीछे बढ़ते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी भी रहती है, तो अगर हम उनको ओवेरियन स्टिमुलेशन ड्रग्स देते भी हैं तो भी उनका अंडा नहीं बनता है, क्योंकि उनमें उन दवाइयों की, मेडिसिन की इफेक्ट नहीं आई है, और ओव्यूलेशन और फॉलिकल नहीं बन रहा है, तो ओव्यूलेशन होता ही नहीं है प्रॉपर। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उसके बाद जब अंडा तैयार होता है तो हम लोग उनको टाइम्ड इंटरकोर्स समझाते हैं, और इस तरह से एक साइकिल का पूरा प्रोसेस रहता है, और फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं जो हम सोनोग्राफी से करते हैं। मतलब मेन चीज़ है कि पहले 3 साइकिल हम लोग लाइफस्टाइल डाइट मॉडिफिकेशन से देखते हैं, उसके बाद हम लोग ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के लिए, अंडा बनने के लिए मेडिसिन देते हैं। हमारे पास 2 प्रकार की मेडिसिन अवेलेबल है, क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल। पीसीओएस पेशेंट्स में मेनली हम लोग लेट्रोजोल देते हैं, जो तीसरे दिन से 7वें दिन तक देते हैं। शुरू में 1 टैबलेट से स्टार्ट करते हैं, नहीं बनते हैं अंडे तो अगली साइकिल में 2 टैबलेट देते हैं। 10वें या 12वें दिन से हम लोग उनका सोनोग्राफी करके फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, और 18वें, 15वें, 17वें दिन पे जब बीज पूरा बनकर तैयार हो जाता है तो या तो फिर वो खुद ओव्यूलेट हो जाता है, बीज छूटर हो जाता है, रप्चर हो जाता है, या फिर हम लोग बीज रप्चर होने का इंजेक्शन देते हैं। जैसा सपना ने बोला, एक साइकिल में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस 4 to 7% ही होते हैं, इसलिए 1 साल तक हम लोग बोलते हैं पेशेंट्स को वेट करना है। 1 साल में क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी के चांसेस अबाउट 70 to 80% होते हैं, 1.5 साल में लगभग 80 to 90% होते हैं। सपोज 9 से 10 महीने की, क्योंकि इसमें एनोव्यूलेशन, बीज नहीं बनना और बीज रप्चर नहीं होना मेन प्रॉब्लम होती है। अगर 9 साइकिल हमको ओव्यूलेशन की मिल जाए तो देर आर गुड चांसेस के पेशेंट कंसीव हो सकता है। 9 साइकिल के बाद भी, अगर ओव्यूलेटरी साइकिल्स के बाद भी पेशेंट कंसीव नहीं होता है तो हम लोग दूसरा फैक्टर सोचते हैं, या तो मेल फैक्टर होगा या फिर फेलोपियन ट्यूब का फैक्टर होगा, तो हम लोग HSG करेंगे। गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस भी हमारे पास ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के लिए होते हैं, लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं तो हम लोग गोनाडोट्रोपिन शुरू के 1-1.5 साल यूज़ नहीं करते। मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ये मेडिसिन से ही अलॉन्ग विद इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हम लोग फोकस। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है, तो जो लोग सिंसियरली वेट रिडक्शन कर रहे हैं, और मैं फिर से बोल रही हूँ यहाँ पे, डाइट मॉडिफिकेशन और वेट रिडक्शन कर रहे हैं, 10% जिन्होंने वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं, और जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स रेगुलरली ले रहे हैं, और अपना एवरीडे उनका हेल्दी खाना है। अभी हेल्दी खाना में हमने शुरू की बात करी गेहूं की रोटी, तो एक दिन नहीं खाया, सर ने बोला एक दिन नहीं खाना है और फिर से अगले दिन चालू हो गए। वो कंसिस्टेंटली आपका रेगुलर वो फाइबर डाइट होना चाहिए, और शुगर लेवल्स आपके कम होने चाहिए, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आपका एकदम कम होना चाहिए, प्रोटीन डाइट आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 30 के 30 दिन हमको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। मतलब आपको इतना सिंसियर और ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि अगर आप कोई शादी पार्टी में गए तो या तो आप वहाँ खाए नहीं, या फिर अगर खाएं तो आपके पास ऑप्शंस हमेशा होते हैं। लोग हमको बोलते हैं कि सर शादी में गए, पार्टी में गए, आपके पास ऑप्शन हमेशा होते हैं। हर एक पार्टी में सलाद होगा, हर एक पार्टी में दूध और छाछ की आइटम होगी। आप ऐसी चीज़ खाएं जिससे आपको कैलोरी नहीं मिले। मैं किसी का YouTube फॉलो करता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, उन्होंने बहुत सिंपल चीज़ बताई कि अगर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप घर से खाना खा के जाएं, ताकि आप वहाँ पर कुछ खाएं नहीं। मतलब इतना लेवल तक का सिंसियरिटी होना चाहिए। 2 दिन पहले हमने पेशेंट देखा था, सपना का पेशेंट है, 8-9 महीने से हमारे यहाँ PCOS का ट्रीटमेंट कर रहा है, पर उनका 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ है। वो सब बोलते हैं कि सर हम ये भी नहीं खाते, वो भी करते, ये भी करते। हम ऐसा मानने को तैयार ही नहीं है कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो वज़न कम नहीं होगा। मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, 6 महीने पहले 85 kg वज़न था, आज की तारीख में 76 है।
रोज़ 80 मिनट्स हम लोग वॉकिंग करते हैं, मैं वॉकिंग करता हूँ, डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा हुआ है। अगर वज़न कम करने की आपने ठान ली तो होगा ही, ये आपको जानना अभी ज़रूरी है। इसमें एक और मैं बात बताऊंगी कि श्रावण का महीना चल रहा है, लोग महीने महीने के उपवास कर रहे हैं, लेकिन महीने महीने के उपवास करने के बाद भी उनका 1 किलो वजन भी नहीं खसक रहा है। उसका वही कारण है कि किस टाइम पे हम खा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पूरे दिन के वो पूरे दिन कुछ नहीं खाते, उपवास से उपवास करके, और रात को जब थक के ऑफिस से घर पे आते हैं और 8 से 9 के बीच में वो दाल चावल सब्जी रोटी पेट भर के खाते, वो अपने आप में सबसे बड़ी मिस्टेक है। लेकिन वो उपवास का जो खाना होता है, जो फराड़ी और वो चिप्स, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड है, वो उसके कारण उल्टा और वज़न बढ़ता है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि सारे पीसीओएस वाले पेशेंट में हमको आईवीएफ या एक्सी की ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट ट्यूब बेबी की? नहीं, ये देखिए आईवीएफ इक्सी और टेस्ट ट्यूब ये सब तो है ना एज के साथ हमको देखना पड़ता है। यंगर फीमेल्स हैं तो ये जो हम बेसिक बात कर रहे हैं उसमें हमको 80 to 90% केसेस में रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर उसमें अभी ये तो हम जो इनफर्टिलिटी की बात कर रही है तो अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। अगर उससे फीमेल में प्रॉब्लम है तो अगर फीमेल ये सब कर रही है, वेट लॉस कर रही है, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स ले रही है, और आज से 10 महीने हमने उनको ओवेरियन स्टिमुलेशन करा, 1 साल का, तो ऑलमोस्ट हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। लेकिन अगर उनके साथ को फैक्टर्स है कि कई बार उनको है ना और भी दूसरे यूट्राइन प्रॉब्लम है या फेलोपियन ट्यूब्स के प्रॉब्लम है या फिर उनको मेल प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर टाइम लगता है और साथ में उनको भी हमको ट्रीट करना पड़ता है। तो उन सब कारणों को साथ में लेके हम डिसाइड करते हैं, उनके एज फैक्टर को साथ में लेके डिसाइड करते हैं कि ये सब आईवीएफ प्रोसेस में कब जाना है। अच्छा, इनफर्टिलिटी खाली फीमेल का डिजीज़ नहीं होता है, मेल पार्टनर का भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि ये जो डाइट और लाइफस्टाइल है वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के करें। क्योंकि 2-3 महीने तो हमने देखा है कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, जोश रहता है, करते हैं। अगर हस्बैंड या पार्टनर उसका सपोर्ट करे तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मोटिवेटेड सस्टेन काम कर सकते हैं। वरना अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा डाइट और लाइफस्टाइल में तो 3 महीने के बाद वो फीमेल बोलेगी मेरे को थोड़ी अकेले बच्चा करना है, दोनों को करना है, मैं अकेले क्यों करूँ। तो ये सस्टेन्ड मोटिवेशन और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये बताओ, प्रेगनेंसी एक बार अगर पीसीओएस वाले पेशेंट्स में रुक गई तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं? अर्ली प्रेगनेंसी में, मिड प्रेगनेंसी में, लेट प्रेगनेंसी अगर में? वो हमारे ट्रीटमेंट के अंदर कंसीव हुई है तो हमारी ऑलरेडी और सब मेडिसिन चल रही होती है, और उनके जो हम लोग बेसिकली यहाँ पे हाइपर एंड्रोजिनिज्म के जो साइड इफेक्ट्स है उससे हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले 3 महीने में अगर अनप्लान प्रेगनेंसी की तरह अगर पीसीओ वाली फीमेल को अगर प्रेगनेंसी रुक भी गई तो कई बार उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं, उनको ब्लीडिंग हो जाती है, फीटस की ग्रोथ नहीं होती है, और ये सब जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है उसके कारण ज़्यादा देखने में आता है। इसलिए जो हमारे ट्रीटमेंट के अंदर कंसीव करते हैं मोस्टली उनमें इतने इश्यूज़ नहीं आते, बट अनप्लान्ड पीसीओ प्रेगनेंसीज में ये तीनों ही फैक्टर ज़्यादा होते हैं। अगेन सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में उनको आगे जाके डायबिटीज़ होने का, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ता है, जो नॉर्मली 7वें-8वें महीने में ज़्यादा देखने में आता है। और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइक उनको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सूजन आ सकती है, अगर बच्चे का ओवरऑल विकास कम हो सकता है, पानी की कमी आ सकती है, ये सब प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी उनमें थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो इट इज़ लाइक अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो बहुत कंट्रोल तरीके से चलना चाहिए, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी हमको उनको बहुत कंट्रोल तरीके से वेट गेन और डाइट देना पड़ता है। हम लोगों का नॉर्मली अगर प्रेगनेंसी रहने के पहले पेशेंट को इंसुलिन सेंसिटाइजर चालू है, मेटफॉर्मिन या मायोनोसिटॉल, तो हम लोग थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसको चालू रखते हैं। उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। आज से कुछ सालों पहले ऐसे बोलते थे कि प्रेगनेंसी में आप मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते, लेकिन जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च और पेपर्स हैं वो सब बोलते हैं कि आप मेटफॉर्मिन आराम से दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन देने से प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और डायबिटीज़ में हम लोगों को डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा डर लगा रहता है कि अनएक्सप्लेन आईओएफडी, बच्चा अंदर पेट के अंदर मर ना जाए। अगर ब्लड शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो अनएक्सप्लेन आईओएफडी हो सकता है। इसलिए जैसे सपना ने बोला कि आपकी बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी, बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। जैसे जैसे आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है तो हमारी मॉनिटरिंग बहुत इंटेंसिव हो जाती है। हम लोग रूटीनली HbA1c, बार बार ब्लड शुगर्स, बार बार ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। जैसे ही थोड़े से डिरेंज हुए हम लोग तुरंत इंसुलिन सेंसिटाइजर से इंसुलिन के ऊपर ले लेते हैं, और वो एक प्रोफाइलेक्टिक मेजर है। प्रोफाइलेक्टिक इसलिए ताकि ब्लड शुगर्स कंट्रोल में रहें और लास्ट ट्राइमेस्टर में कोई ज़्यादा अनहैप्पी इवेंट नहीं हो, ऐसी सैड इवेंट नहीं हो जैसे कि इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ या फिर बच्चे का विकास कम होना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से हमारा टेक होम मैसेज ये है कि भाई जिसको पीसीओ था, पीरियड्स इरेगुलर थे, अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, कंसीव कर लेना इज़ नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट।
पहले कंसीव करने के बाद पहले 3 महीने 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी को पहुंचाना वो अपने आप में एक मेजर लैंडमार्क है। अगेन 12 वीक्स का जो हमारे टेस्ट है वो नॉर्मल आना चाहिए, और 12 वीक्स के बाद हमारा मदर के हाथ में एक हेल्दी बेबी हाथ में आए, मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी रहे, वो दूसरा हमारा मेजर लैंडमार्क है। और यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कंसेप्शन इज़ नॉट द रिजल्ट। क्या पीसीओएस कभी क्योर हो सकता है, परमानेंट उसका इलाज है, हमेशा के लिए ठीक हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? पीसीओ से मैंने कई बार देखा है ना कि पेशेंट डॉक्टर्स भी बहुत चेंज करते हैं, कि हमने तो वहाँ पे पीरियड रेगुलर करने की दवा ली थी, 20-22 साल की लड़की है, और 3 महीने तो जब तक मैडम ने दवाई दी तब तक वो रेगुलर आए, और अब वापस से वही हो गया। तो वही चीज़ को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से मेनोपॉज तक ये ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे उम्र 30 या 35 की बढ़ने लगती है तो स्त्री के नॉर्मल अंडे ही कम होने लग जाते हैं, राइट। तो वो जो एग ओवेरियन रिजर्व जो स्त्री की कम हो रही है, क्योंकि हमने शुरू से यही बात करी कि पीसीओ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रॉपरली ओव्यूलेट नहीं होते हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। तो जब स्त्री के धीरे धीरे अंडे कम होने लगते हैं तो 35 साल के बाद जैसे जैसे मेनोपॉज की उम्र आ रही है तो वो धीरे धीरे पीसीओ की प्रॉब्लम थोड़ी कम होने लगती है, बट उससे रिलेटेड जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो एज के साथ बढ़ता है उल्टा। और जो यंगर एज में हम लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और जैसे ओल्डर एज में 40+ में क्या होता है कि मेनोपॉज के हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस रूटीन महिलाओं में ही हो रही है, तो पीसीओ में तो ये और ज़्यादा होने लगती है, और उनको जो डायबिटीज़ और एंडोमेट्रियल डिजीज़ेज़ और ये सारी प्रॉब्लम्स होने के जो हार्ट डिजीज़ेज़ है ये सब उनके केस में और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। 40-50 के बाद तो हमको इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बट ये लाइफस्टाइल हमको थ्रू आउट लाइफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी में ब्लड वर्कअप, लेबोरेटरी वर्कअप में हम लोग जैसे आपने बताया टीएसएच, प्रोजेक्टिन और होमा इंडेक्स करवाते हैं, उसके अलावा कोई और टेस्ट है जो हम लोग करवा सकते हैं या दूसरे डॉक्टर्स करवाते हैं, हम नहीं करवाते, ऐसा कोई टेस्ट है? टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हम बोलते हैं, इसमें फ्री टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, अगेन DHEA लेवल्स हम बोलते हैं, और AMH करके एक टेस्ट होता है, एंटी मलेरियन हार्मोन। अगर AMH की जो नॉर्मल वैल्यू 2.18 टू 4.6 होती है, अगर 4.6 या 4.7 से ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स कि आपके बॉडी में एग्स बहुत ज़्यादा हैं। एग्स ज़्यादा है मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को AMH ज़्यादा होता है उनको लेट मेनोपॉज आएगा, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में मेनोपॉज थोड़ा सा लेट आता है। लेकिन मैं AMH इसलिए मैंने बोला, कभी कभी ओवरी पे हमको अल्ट्रासाउंड पे दिखता है पॉलीसिस्टिक ओवरी, लेकिन जब हम लोग AMH करवाते हैं तो AMH कम होता है 1.2, 1.6, 1.7, उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी के डेफिनेशन में वो नहीं आएगा। वो क्योंकि जब AMH आपका कम होना चालू होता है तो बॉडी अपने आप FSH लेवल्स बढ़ा देती है, और FSH लेवल्स जब बढ़ते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे हमको पॉलीसिस्टिक ओवरी अपीयरेंस दिखती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि खाली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट या खाली AMH की रिपोर्ट पे आप नहीं बोल सकते कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरी है, हमको एज ए पैकेज देखना पड़े। कुछ डॉक्टर्स FSH और LH भी करवाते हैं। वो पहले ज़माने का रॉटरडम क्राइटेरिया में होता था कि FSH, LH ज़्यादा हो, LH और FSH का रेशियो 2:1 से ज़्यादा हो। हालांकि आजकल वो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन में भी हम लोग करवा सकते हैं कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, लेकिन AMH, होमा इंडेक्स, TSH और प्रोलैक्टिन, ये एक ब्लड वर्क हमारे लिए सबसे ज़्यादा सब काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो पीसीओ पेशेंट्स है जो 35+ है, उसमें क्या होता है कि हमारे लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एंटी मुलेरियन हार्मोन जो AMH की आप बात कर रहे हैं वो हमको ये डायग्नोसिस उस समय देता है कि भाई वो उनका डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व की तरफ है कि उनका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन फैक्टर है, क्योंकि दोनों का ही जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसमें फ़र्क पड़ता है। दोनों अलग अलग एक्सट्रीम पे हैं। करेक्ट। जिसका प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर है, जिसका 35+ है, अगर उसका AMH कम है तो उसको हम लोग नॉर्मली PCO लेवल नहीं कर सकते। हालांकि उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होंगे, लेकिन ओवेरियन फैक्टर PCO होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा ये बताओ, हर एक PCOD वाले पेशेंट में हर्सुटिज्म होगा, मतलब अनचाही जगह पे बाल होंगे, ऐसा जरूरी है? ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि ये सब चिन्ह सबके अलग अलग होते हैं, सिम्टम्स, बट जिनको हिर्सुटिज्म का फैक्टर है कि दाढ़ी पे बाल आ रहे हैं और अनचाहे बाल शरीर पे अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, तो उनके लिए है ना, अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है
और यंग गर्ल्स भी हैं या 35 प्लस फीमेल्स है, तो उनके लिए इस तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जिसमें सिप्रोटेरोन एसीटेट करके कंपोनेंट होता है, जो ये एंटी एंड्रोजन होता है, जो इस तरह के हिर्सुटिज्म में हेल्प करता है। लेकिन वो एक साइकिल में हेल्प नहीं करता है, उसकी ठीक से इफेक्ट आने के लिए एटलीस्ट 4 to 6 गुड साइकिल्स लेनी पड़ेगी। और ये एट द सेम टाइम कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए हम उनको पीरियड्स भी रेगुलर आएंगे, उनका हिर्सुटिज्म भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा और कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम हो जाएगा। और साथ में जो हिर्सुटिज्म का फैक्टर है उसके लिए आपको थोड़ा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ेगा। मतलब मेन चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन जब बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है बॉडी में जो हमारा ग्लूकोज कम करने में मदद करती है। पीसीओ वाले पेशेंट्स में इंसुलिन अपना काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है। जब इंसुलिन ब्लड शुगर कम नहीं कर रही है तो बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, और ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इंसुलिन एक लाइपोजेनिक हार्मोन होता है। लाइपोजेनिक का मतलब है वो फैट बढ़ाता है, तो बॉडी में एडिपोस टिश्यू का अमाउंट बढ़ता है। इसलिए पीसीओएस वाले पेशेंट्स की चर्बी ज़्यादा होती है। वो इंसुलिन जब बढ़ता है तो उसके कारण बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ता है, जिसके कारण हर्सुटिज्म होता है। इसलिए हर्सुटिज्म का जैसा सपना ने बोला हार्मोन्स तो ट्रीटमेंट है ही, लेकिन मेन चीज़ वापस हम लोग बोलेंगे, ये वीडियो में बार बार बोलेंगे, लाइफस्टाइल और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस तोड़ने का या उसका ट्रीटमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल और डाइट। अच्छा, इसमें ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पीसीओ पेशेंट्स होते हैं उनको है ना वेट रिडक्शन में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और ये इसका मेजर कारण ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। तो कई बार वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पहले 3 महीने उनको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है। पर अगर वो परसिस्टेंट रहते हैं तो थ्रू आउट जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे अपनी इस मुहिम में, तो उनमें काफ़ी धीरे इफेक्ट आना दिखता है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन अपना, पीसीओएस में हम लोग इनफर्टिलिटी का पेशेंट आया है तो कब आईयूआई करेंगे? बहुत सारे पेशेंट्स आईयूआई के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं, कब करेंगे आईयूआई? अभी आईयूआई के लिए पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि आईयूआई इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जो कोई भी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जिनको प्रेगनेंसी लंबे समय से नहीं रुक रही है उनके लिए करा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में जब अंडा तैयार हो जाता है और अंडा फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है, उस समय जो हस्बैंड का सेमेन सैंपल को प्रिपेयर करा जाता है और उसमें से अच्छे शुक्राणु जो होते हैं उनको लेडी के, फीमेल के बच्चेदानी में डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है। इसको हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये कब करना है, तो कोई भी ट्रीटमेंट हैज़ टू गो स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो आईवीएफ उसका वो है आंसर है, ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ लास्ट ऑप्शन होता है डिपेंडिंग ऑन द केस। सबसे पहले तो हमने 3 महीने का मेडिसिन करते हैं। लाइफस्टाइल डाइटरी तो हम मान के चल रहे हैं कि वो आपको थ्रू आउट करते ही रहना है, और जितना आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले ये करेंगे उतना ही आपको प्रेगनेंसी में उतना ज़्यादा फायदा देगा। और अगर 5 से 6 साइकिल ऑफ ओवेरियन स्टिमुलेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेजेस ऑफ अलग अलग गोलियों के साथ भी अगर हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम आईयूआई का सोच सकते हैं बीच बीच में। अगर आईयूआई करने के लिए हमारे लिए कितने फॉलिकल और कितने अंडे बन रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आईयूआई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब अंडा छूट रहा है उसके 24 से 36 घंटे के अंदर हमको टाइमिंग करनी पड़ती है। कई बार हम आईयूआई साइकिल्स प्लान भी करते हैं, लेकिन अगर प्रीमेच्योर रप्चर हो रहा है अंडे का तो ये सब चीज़ें साथ में लेके चलना पड़ता है। कई बार अंडों से भी अगर अच्छे फॉलिकल्स बन रहे हैं तो किस साइकिल में फॉलिकल अच्छे बन रहे हैं, सब कुछ सेट हो रहा है, एंडोमेट्रियम अच्छी बन रही है, म्यूकस अच्छी बन रही है, उस साइकिल में हम आईयूआई कर सकते हैं। 4 to 6 साइकिल्स मैक्सिमम हम ऐसा बोलते हैं कि आईयूआई करा जा सकता है। लेकिन अगर पहले 3 साइकिल में रिजल्ट नहीं मिला है तो आईयूआई से ओवरऑल रिजल्ट के चांसेस कम रहते हैं। पहले 3 से 6 साइकिल, जैसा सपना ने बोला, हम लोग ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन मेडिसिन से करते हैं और टाइम इंटरकोर्स करते हैं। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है और पेशेंट को ऐसा है, डेस्परेशन है, पेशेंट की एज थोड़ी ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा के आ चुका है, पेशेंट सामने से एडवाइस करता है, वो बोलता है कि सर हम आईयूआई करें, तो सबसे पहले आईयूआई करने के पहले हम लोगों को एचएसजी करनी पड़ती है, नली खुली है कि नहीं। नॉर्मली हम लोग आईयूआई बिना फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी के नहीं करते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आईयूआई करने के बाद हमको पता चलता है कि वो राइट साइड से अगर हमारा फॉलिकल रप्चर हुआ और राइट साइड के फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आईयूआई करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले आप एचएसजी करें या फिर लेप्रोस्कोपी, जो भी करना है एचएसजी करें। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी कंफर्म होती है तो उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आईयूआई करें। दूसरा, आईयूआई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बोला, अगर आपका एक फॉलिकल बनता है तो प्रेगनेंसी रहने का, नॉर्मल टाइम इंटरकोर्स में प्रेगनेंसी रहने का चांसेस 4 to 7% होता है। अगर 2 फॉलिकल बनते हैं तो 7 to 10% होता है चांस, और अगर 3 फॉलिकल बनते हैं तो 10 to 14% चांस होता है।
अगर हम लोग इसमें IUI ऐड करते हैं तो हमारे प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ओनली 2% बढ़ते हैं, ओनली 2%। मतलब हम लोग कोई चमत्कार नहीं कर रहे। IUI में इसलिए हम लोगों का मेन एम होता है कि आपके मिनिमम 2 या 3 फॉलिकल्स हो, और नंबर ऑफ फॉलिकल्स बढ़ाने के लिए हम लोग गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस देते हैं, या तो टैबलेट्स के साथ देते हैं या फिर अलग से देते हैं, खाली इंजेक्शन देते हैं। क्योंकि वो महंगे होते हैं इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देते, टैबलेट्स के साथ देते हैं। और IUI करने से हम लोगों को प्रेगनेंसी रहने के चांसेस, अगर सपोज 3 फॉलिकल्स हमारे बने तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस साइकिल में अराउंड 20% तक हो सकते हैं। दूसरा चीज़, 2 कंसेक्यूटिव साइकिल IUI हम लोग नॉर्मली नहीं एडवाइस करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। और IUI का ज़्यादा फ़ायदा जिनमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, जिसके हस्बैंड के काउंट्स कम है या फिर 0 काउंट्स है, जिनको हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा होता है। हालांकि पॉलीसिस्टिक ओवरी, क्योंकि उसका मेन प्रॉब्लम एनोवुलेशन का होता है, अगर हम लोग ओवुलेशन स्टिमुलेशन करेंगे मेडिसिन या इंजेक्शन से तो हमारे रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी में लेप्रोस्कोपी का क्या रोल है, IVF का क्या रोल है, और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग थोड़े से दोबारा लेंगे, रिपीट होंगे, ताकि आपको टॉपिक दोबारा से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल सके। यहाँ पे मैं कुछ टेक होम मैसेजेस देना चाहूँगी कि हम इतनी देर से लाइफस्टाइल और ये सब बात कर रहे हैं, तो अगर PCO वाले पेशेंट्स अगर 10% वेट रिडक्शन करें तो उनके ऑटोमेटिकली पीरियड्स रेगुलराइज हो सकते हैं। और ख़ास तौर से अनमेरिड फीमेल्स या मैरिड फीमेल्स जो प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही है उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। अगेन डाइट के हिसाब से हमने जैसे बात करा, रिफाइंड प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट आप कम करिए, क्योंकि आजकल ये पिज़्ज़ा, बर्गर, पानीपुरी, ये सब चीज़ में रिफाइंड जो मैदा की हम बात करें, मैदा की जगह आप दूसरे अनाज को अपने डाइट में इंक्लूड करिए, जैसे ओट्स हो गए हैं, ज्वार है, मकई है, बाजरा है, रागी है, मिलेट्स है, सब चीज़ें, जौ है, इनमें फाइबर ज़्यादा होता है, ये धीरे धीरे पचता है, शुगर को धीरे धीरे रिलीज़ करता है, जिससे आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होती है। और यही इंसुलिन स्पाइक्स को हमको कंट्रोल करना है। पेट भरा भरा लगेगा और वज़न कम करने में भी हेल्प करता है। वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम 12 घंटे जग रहे हैं, सपोज़ लगभग 6 या 7 बजे के आसपास सब लोग उठ जाते हैं, और 9 बजे तक अगर हम गिने तो 10 से 12 ग्लास, 1 घंटे का 1 ग्लास पानी, ऑलमोस्ट 200 से 250 ml पानी अगर पिया जाए तो 2 से 2.5 लीटर पानी हमारा इस तरह से एक्स्ट्रा आता है। वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा जो वज़न रिडक्शन है वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अगेन खाना पीना किस समय पे खाना है, ब्रेकफास्ट मत मिस करिए। कोई भी 2 बड़ी मील के बीच में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दोपहर का लंच टाइम अगर आपका टाइम से होगा लगभग 12:30 से 2 के बीच में, तो शाम को आपको जल्दी भूख लगेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको 6 से 7, 7:30 के आसपास आपको भूख लगेगी, उस समय आप खा भी लेंगे, और दैट्स इट। सोने के पहले आपका 3 घंटे का गैप होगा। तो जैसे जैसे आपकी नींद हो रही है बॉडी में, वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है, खाना पच गया है। इसे पूरे दिन उपवास करके प्लीज़ रात को डिनर मत करिए, उसकी जगह लंच या ब्रेकफास्ट अच्छा करिए। रात को सिर्फ सिंपल दूध लेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। शुगर इंटेक देखिए कम करना पड़ेगा, और ये अपने आप में एक लाइफस्टाइल चेंज है, ये करना। और एक्सरसाइज तो हमको रेगुलर करनी है, और जिनको वेट रिडक्शन करना है उनको एटलीस्ट 1 से 1.25 घंटे की मिनिमम एक्सरसाइज 7 के 7 दिन करनी पड़ेगी, तो ही असर दिखेगा। जाने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें। ऐसे ही वीडियोस लेके हम लोग अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, कॉमन गायनेक टॉपिक्स पे, प्रिवेंटिव हेल्थ पे आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।